हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम जैसा कि आप लोगों को पता है ब्रजेश है और आप देख रहे हैं अपना लूसेंट वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज डे सेकेंड है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास से। इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत में जो है चार स्टार्ट किए हैं, चारों वेद को पढ़ लिए थे। आज का जो होमवर्क सीरीज है, होमवर्क में है आपका इतिहास। इतिहास का जो है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से लेकर जो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के ऊपर तक पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 2 के अंदर है। उसके बाद हम भूगोल पे आएंगे, तो भूगोल में जो है पेज नंबर 79 ब्रह्मांड में पढ़ना है, सौर मंडल के ऊपर तक। उसके बाद जीव विज्ञान में पेज नंबर 351 है, कोशिका विज्ञान का केंद्र तक। इससे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस एयरफोन लगाना है कान में और सुनना है। सुनने के बाद आपको बुक पे जाना है और मेरे बताए गए पेज नंबर पे आपको जाके एक बार थ्रोली रीडिंग करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितना लाभदायक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए जो है गद्य में लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए जो है इसे गद्य में लिखा गया। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है उसको ऐत्रेय कहा जाता है, या तो उसको कौशितकी भी बोल सकते हैं। यजुर्वेद में जो है आप उसको तैत्तिरीय बोलते हैं या तो शतपथ बोलते हैं। सामवेद में पंचवीस बोलते हैं। अथर्ववेद में आप उसको गौपद बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें फ्रैक्शित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। राज्याभिषेक के नियम राज्याभिषेक के नियम ये किस में है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राज्याभिषेक का नियम किस में है? ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो इसमें शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 मूलभूत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रायणी संहिता में था। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता में था। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो कहा गया है वो शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत कहा गया है। चारों आश्रम का उल्लेख ज्वालो उपनिषद के अंतर है। मनु स्मृति किस मानक ग्रंथ है? ये शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ है। मनु स्मृति जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। गुप्त युग की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आंसर होगा इसका नारद स्मृति से। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र। सूत्रों में सबसे प्राचीन गौतम धर्मसूत्र है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितना है? तो 108 है। पुराणों की संख्या कितना है? तो 108 है। राजाओं की चर्चा केवल 5 पुराण में है। 18 पुराण में से राजाओं की अगर चर्चा की बात करें तो केवल 5 पुराण में है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में। अगर सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण जो है आपका सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण से जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण जो है ये किस पुराण के अंतर्गत मिलता है? तो अग्नि पुराण के अंतर्गत मिलता है। राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण के अंतर्गत मिलता है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जो है ये जातक से प्राप्त होता है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक से प्राप्त होता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ हो गया कथा वस्तु। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है
कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को बोला जाता है। इसके अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में ये विभाजित है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा की गई है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण को बोला जाता है। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण जो है ये राजतरंगिणी जो है 8 सर्ग में विभाजित है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में लिखा गया है। चचनामा के लेखक की अगर बात करें तो चचनामा के लेखक हो गया अली अहमद। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग जो है अष्टाध्यायी में किया गया है। कात्यायन की गार्गी संहिता में जो है ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। तो ये इतिहास का था जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 2 में न्यू वाला लुसेंट में। आइए चलते हैं लुसेंट का पेज नंबर 79 भूगोल में। भूगोल में हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं और ब्रह्मांड में आज सौर मंडल से जो ऊपर की बात है उसको पढ़ेंगे। सौर मंडल से नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। महाविस्फोट सिद्धांत ये बिग बैंग थ्योरी जो है एव जॉर्ज लेमियंतर के द्वारा लिखा गया है। और ये एव जॉर्ज लेमियंतर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बेल्जियम के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम के रहने वाले थे। दोलन सिद्धांत किसने दिया है? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। दोलन सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। स्पीति सिद्धांत किसने दिया है? एलन गुथ ने दिया है। स्पीति सिद्धांत किसने दिया है? एलन गुथ ने दिया है। बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या जो है रॉबर्ट वैगनर ने किया है। बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने किया है। महाविस्फोट की घटना कितने दिन पहले हुई है? तो महाविस्फोट की घटना अगर बात करें तो 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है। महाविस्फोट के पश्चात सौर मंडल का निर्माण 4.6 वर्ष पहले हुआ था। महाविस्फोट के बाद जो है सौर मंडल का जो निर्माण हुआ वो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो इयॉन कहा जाता है। पहले देखिए इयॉन है, उसके बाद महाकल्प, उसके बाद कल्प, उसके बाद युग, उसके बाद काल है। सबसे बड़ा हो गया इयॉन, महाकल्प, कल्प, युग और काल। ब्रह्मांड के निरंतर साक्ष्य को जुटाने में जो है एडविन हब्बल जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। हिग्स बोसॉन जो है एक गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसॉन क्या है? एक गॉड पार्टिकल है। ब्रह्मांड का व्यास की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी क्या होता है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है वो मंदाकिनी होता है। तारों का ऐसा समूह जो कि धुंधला दिखाई देता है वो मंदाकिनी होता है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को हम लोग देवयानी के नाम से जानते हैं। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को हम देवयानी के नाम से जानते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को हम डवार्फ मंदाकिनी कहते हैं। आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह जो है ओरियन नेबुला है। आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला है। आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला बोला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग पूरी लुसेंट को ख़त्म करने का एक प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं बल्कि उसको पूरा ख़त्म करेंगे ही करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन डेली प्रैक्टिस करना है हम लोगों को।
तो इस तरह से हम लोग पेज 79 का भूगोल में जो है ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी सौरमंडल से ऊपर की बात को पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज तीसरे सब्जेक्ट में जो हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 3 सब्जेक्ट का हम लोग चयन किए हैं, हिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का। तो हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करेंगे हम लोग। आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब हम पेज नंबर 351, पेज नंबर 351 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि जीव विज्ञान है। आज हम कोशिका का विज्ञान, कोशिका विज्ञान से केंद्रक तक पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान से कोशिका विज्ञान केंद्रक तक पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है इसको, और उसके बाद आपको थ्योरी वाला बुक जो है निकाल के पूरा तरह से एक बार रीडिंग कर लेना है। उम्मीद करते हैं आपको कि ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीव द्रव्य का जो नामकरण है, जीव द्रव्य का नामकरण ये पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था कब? तो 1839 ईस्वी में। कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच जो है, उस जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के जो बीच रहता है उसको कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव जो है कोशिका के अंदर होता है। कोशिका द्रव जो है कोशिका के अंदर होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सेल है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सेल है। कोशिका को पहली बार देखा था किसने? तो ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका को पहली बार देखा था ल्यूवेनहॉक ने देखा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करते हैं तो माइकोप्लाज्म। सबसे लंबी कोशिका होगी